हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी फील्ड। तो हम आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2024 को कवर करेंगे। और इसी सीरीज में आज हमारा पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। एंड पॉलिटी में आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ से 2024 में वन क्वेश्चन, 2023 में वन क्वेश्चन, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2021 में 4, 20 में 0, 19 में 1, 18 एंड 17 में 2 क्वेश्चंस ईच, 2016 टू 2013 यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो गाइज इसमें काफ़ी वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे 2021 में 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, नहीं तो 1 एंड 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 में जो पूछा गया वो था, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए सी राजागोपालाचारी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो गाइस, जो हमारी मीटिंग हुई थी, इनॉग्रल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 9th ऑफ दिसंबर 1946 में। तो इसी दिन हमने एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए थे। सो गाइस, फिर 11th ऑफ दिसंबर, 2 दिन बाद 1946 में, सॉरी मार्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये हमारे बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो गाइज, जो उस दिन हमारे प्रेसिडेंट बने थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट, और हम बोल सकते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो डी कम्स टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके गाइज, सो 2024 का क्वेश्चन कवर करने के बाद अब हम आते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, consider the following statements in respect of the Constitution Day. Statement 1. The Constitution Day is celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among citizens. Okay. Statement number 2. On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India set up drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare draft Constitution of India. So which of the following is correct in respect of the above statement? So the first option is both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is correct explanation of statement 1. B is both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. D option, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So guys, देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं। तो यस गाइज, हम ये मनाते हैं 26th ऑफ नवंबर एवरी ईयर। अगर हम अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1946 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So guys, उसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, एंड इसीलिए हम इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। स्टेटमेंट 2. On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a drafting Constitution of India. Guys, ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। तो आप खुद देखिए, 26th ऑफ नवंबर 1949 को अगर हमने अडोप्ट कर लिया था तो उस दिन हम ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बना सकते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी तो उससे पहले ही बनी होगी।
और ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बन गई थी अगस्त 1947 में ही, और 2 साल के बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमारे पास आंसर आ जाता है सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Okay guys, so coming to the next question. We adopted parliamentary democracy based on the British model. Yes, correct. But how does our model differ from that model? First point, as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign. So their parliament is supreme or sovereign, okay. But in India, the power of parliament to legislate is limited. Okay. The second point is, in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by Supreme Court. So guys, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम और सोवरेन है, वहाँ पे जो भी लॉ बनता है वो मानना पड़ता है। बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है, इवन द पार्लियामेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, तो दे हैव टू मेक द लॉ विच आर इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बात ठीक है, तो हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट को हमने लिमिट कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द constitutionality of amendment of an act of parliament are referred to constitutional bench by the Supreme Court, constitution bench. So ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमारे पास 5 या उससे ज़्यादा मेंबर होते हैं, और ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आगे क्वेश्चन में है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे जब हमारे दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है C बोथ 1 and 2। So coming to the next question, which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2021 में। फर्स्ट वन इज द कमिटेड जुडिशरी, बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, डी सेपरेशन ऑफ पावर। सो गाइज यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें चुनना है बेस्ट सेफगार्ड। तो जो बेस्ट वर्ड यूज़ कर किया हुआ है, तो हमें सबसे करीबी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर डी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो ये तो एकदम से गलत हो जाता है कि अगर पावर ही सेंट्रलाइज्ड हो गई है तो लिबर्टी का आना बड़ा मुश्किल रहेगा। सेकंड इज इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास है, बट स्टिल वी कैन से that elected government will safeguard our liberty, and a committed judiciary, ये भी important है, but the most important is the separation of power. So coming to the next question, question number 5, what was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? ये भी 2021 में पूछा गया है। ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड डी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आई डोंट थिंक ये बताने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमारा आंसर है बी, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 1950
50 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हमने किया, 26 जनवरी को जब इनेक्ट हुआ, तो उस दिन हमारा स्टेटस था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दैट इज इनिशियली हमारे प्रियम्बल में ये लिखा गया था। हाँ, ये दो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए हैं ड्यूरिंग emergency time. So the answer is B. Coming to the next question. Again, this question was asked in 2021. Constitutional government means A representative government of a nation with a federal structure. B, a government whose head enjoy nominal powers. C, a government whose head enjoys real powers. D, a government limited by the terms of constitution. So guys, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल पावर, रियल पावर, ये क्या होती है? नॉमिनल पावर होती है विच लैक्स द रियल डिसीजन पावर मेकिंग, और रियल इज जिसके पास एक्चुअल में पावर है। तो हम बोल देते हैं कि हमारे जो नॉमिनल हेड है ही इज प्रेसिडेंट, एंड जो रियल हेड है ही इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड इसी में हमारा आंसर आ जाता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वर्ड लिमिटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? अ सिस्टम विच इज हैविंग लिमिटेड गवर्नमेंट। और फिर बात आती है कि फिर अनलिमिटेड गवर्नमेंट क्या है? अनलिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि उनके पास पावर अनलिमिटेड है, वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, केवल कुछ हाथों में ही सारी पावर है। तो ऐसे सिस्टम में करप्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लिबर्टी वॉयलेट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द tyranny of political rulers. B, absence of restraints. C, opportunity to do whatever one like. D, opportunity to develop oneself fully. So guys, इसमें अगर हम देखते हैं कि लिबर्टी का क्या मीनिंग होता है, सो लिबर्टी डज नॉट मीन कि हमारे पास ही अनलिमिटेड पावर हो, कि देर इज लिमिट टू एवरीथिंग। वी कैनॉट प्ले डीजे म्यूजिक एट नाइट, बट हम सब के पास हमें ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट कम्स इन द लिबर्टी। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ओके, दिस कैन बी द आंसर। B, absence of restraints. No, this is very vague point. C, opportunity to do whatever one like. No, again, the similar. D, opportunity to develop oneself fully. So this is the correct answer. Okay, so coming to the next question. Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। बी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। इफ देयर इज लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन, लिबर्टी इज इन डेंजर। तो यहाँ पे भी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। तो देखो, क्या होता है ना कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर exercised by one entity over another, इस चीज को हम बोलते हैं हमारी लिबर्टी, कि किसी की भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ओके,
सो गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है बी, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। क्योंकि अगर हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं वो इतने करेक्ट नहीं है जितना ये है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ पावर, बी equality before the law, C people's responsibility to the government, and D liberty and civil rights. Okay, we have to select the correct answer using the codes given below. A is 1 and 3, B is 2 and 4, C is 1 2 4 and D is 1 2 3 and 4. अगर हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो इसमें तीन प्रिंसिपल आते हैं। फर्स्ट वन इज नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। हम किसी को पनिश नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि उसने लॉ को वायलेट किया हो। सेकंड वन, ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। थर्ड वन इज एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर आर कंसिडर्ड a law, but the it is only valid if they are consistent with the provision of the constitution. तो अगर वो कंसिस्टेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, तभी हम उन ये पार्लियामेंट के लॉज को मानेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, तो ये तो अपोजिट हो गया है कि पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ में ये नहीं आता है। तो थर्ड वन हमारा इनकरेक्ट हुआ, तो डी चला गया हमारे पास से एंड 1 चला गया। तो 2 एंड 4 देखने की जरूरत ही नहीं है, ये करेक्ट है। अब बात आती है फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज लिमिटेशन ऑफ पावर। तो यस, इट प्रोवाइड ए लिमिटेशन ऑन द पावर टू द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास आंसर आ जाता है सी, 1 2 and 4. Okay, so coming to the next question. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. So this question was asked in 2017 and there are 4 options to it. First one, the intelligence and character of ordinary men and women. B, the methods for strengthening executive leadership. C, a superior individual with dynamism and vision. D, a band of dedicated party workers. So guys, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि जो पावर है गवर्न करने की वो पीपल में है, हम ही चुनते हैं। तो हमारे इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन से ही हमारी डेमोक्रेसीज का सुपीरियर वर्च्यू लाई करता है। So coming to the last question, the mind of the makers of Constitution of India is reflected in which of the following? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। A, the preamble, B, the fundamental rights, C, the DPSP, D, the fundamental duties. तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल के अंदर ही जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वही हमारे प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, समरी मान सकते हैं, वही हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड रिफ्लेक्ट करता है। सो ग्रेट जॉब गाइज, आपने कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस एंड वी होप इट वाज इंफॉर्मेटिव। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस PDF, you can download that also, so you can join this channel. We will upload this PDF in the comment section and also in the description. You can click on this link, or
what you can do is you can scan this code and come to the channel, join the channel. Okay guys, so if you found this video helpful तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ भी अगर आपको इशू लग रहा है या फिर आपको कुछ बताना है हमें तो प्लीज़ कमेंट बिलो and please subscribe to this channel. So thanks for watching and all the very best with your UPSC preparation. Stay focused and stay determined.